हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी बच्चों हम हमारे YouTube चैनल में क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है आपका जर्नी इनसाइड द एटम, यानी कि जो आपका एटम है, आपका जो एटम है उसकी जर्नी किस तरह से बनी है, यानी कि एटम हमको किस तरह से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो हम सिर्फ ये जानते थे कि आपका जो एटम है वो सिर्फ एक टाइनी सा पार्टिकल है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर उसके बाद हमको ये मालूम हुआ, ये पता लगा कि आपका एटम को भी आप सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि आपका जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद वो पार्टिकल किस तरह से हमको फाउंड हुए, उन पार्टिकल को किसने फाउंड किया, वो पार्टिकल किस तरह से फाउंड हुए, तो वो जर्नी हमने स्टार्ट की है। और उसमें हमने सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? कैथोड रे ट्यूब पढ़ा। उसके बाद हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, जिसमें क्या था, आपका जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है। और वाटरमेलन में जिस तरह रेड एलिमेंट पार्ट होता है, उसी तरह आपके एटम में प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एम्बेडेड है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा? तो उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा कि रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि रुथरफोर्ड जी ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग किस पे की? तो गोल्ड फॉइल पे की। किस पे की बच्चों? गोल्ड फॉइल पे। क्या करा बच्चों उन्होंने? क्या करा? तो बॉम्बार्डिंग की। और बॉम्बार्डिंग से उनको किस खोज की? उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन जी ने की। किसकी मदद से की? कैथोड रे ट्यूब की मदद से। जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, फाउंड किया। और आपके रुथरफोर्ड जी ने किसको फाउंड किया? प्रोटॉन को फाउंड किया। यही है डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। क्या कह रहा है बच्चों? रुथरफोर्ड शोड दैट द न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज विच कम्स फ्रॉम द पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि आपके एटम जो है वो क्या है? आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है। आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसी तरह उसमें प्रोटॉन भी होने चाहिए। जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसी तरह उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? आपका प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। यार बच्चों, उसके बाद उन्होंने और क्या बोला कि जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एटम हो, जैसे कि आपके पास कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो आपके पास, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हीलियम है और सोडियम। जैसे कि हीलियम की अगर बात करें तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2 प्रोटॉन रहेंगे। उसी तरह अगर आपके पास सोडियम की बात करें, अगर आप सोडियम की बात करें तो उसके अंदर क्या रहेगा? 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपका जो बच्चों जो भी एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। अगर आपके पास जो एलिमेंट है और वो जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन नेचर है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे बच्चों। उसके अंदर प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों? इक्वल रहेंगे। कब इक्वल रहेंगे? कि जब वो न्यूट्रल हो, जब उस पर कोई भी चार्ज ना हो। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इसी तरह हम डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन को समझते हैं कि जहां पर रुथरफोर्ड जी ने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गोल्ड फॉइल पे, और उन्होंने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। थॉमसन जी ने क्या करा? कैथोड रे ट्यूब की मदद से उन्होंने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या कहा था? कैथोड रे कहा था। क्या कहा था? कैथोड रे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बच्चों जो आपका टॉपिक है वो मोस्ट एमपी टॉपिक है, जो है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हम बढ़िया अच्छे तरीके से शांति से एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। चलिए, चलिए बच्चों, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम।
तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो रुदरफोर्ड जी वो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी बता नहीं पाए। रुदरफोर्ड जी थे, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास मूवमेंट करता है, मोशन करता है, और उन्होंने क्या कहा सौरमंडल से आपके जो एटम की क्या की कंपैरिजन की। क्लियर। पर ये मानना था रुदरफोर्ड जी ने जो कहा, रुदरफोर्ड जी ने क्या कहा, जैसे कि मान लो कि आपका ये न्यूक्लियस है, जैसे कि मान लो कि आपका ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहा है और अगर एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि एनर्जी रिलीज करते 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 क्या आ जाएगा, वो सेंटर में विलित हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाता, पर आपका जो एटम है वो स्टेबल है। तो एटम स्टेबल क्यों है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम हम पढ़ेंगे अभी, कि जिसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने किसके बारे में बताया, स्टेबिलिटी के बारे में बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है बच्चों, जैसे कि मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, जैसे कि बच्चों मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ रहेगा। न्यूक्लियस के आसपास बच्चों क्या रहेगा, एक सर्कुलर पाथ रहेगा। उस सर्कुलर पाथ में आपके जो इलेक्ट्रॉन है, उस सर्कुलर पाथ में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। उस सर्कुलर पाथ में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे बच्चों, मोशन करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आपके सर्कुलर पाथ, आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में अगर आपके इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो तब वो ना एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेंगे ना एमिट करेंगे, वो सिर्फ मोशन करेंगे। और उसी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। और वो ये मोशन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या रहेगा, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटॉन पर अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मोशन करेंगे। कहाँ पर करेंगे, एक सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे बच्चों, मोशन करेंगे। चलो बच्चों, उसके बाद इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने एनर्जी सेल का क्या कहा बच्चों, एनर्जी सेल का। चलिए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि आपका ये न्यूक्लियस है, मान लो कि बच्चों आपका ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास वाला सबसे पास वाला जो शेल है, न्यूक्लियस के पास वाला जो सबसे पहला जो शेल रहेगा उसको उन्होंने n = 1 कहा। उसके बाद वाले को n = उसके बाद n = 3 और उसके बाद क्या आ गया बच्चे, n = 4 आ गए। क्या आ गया, n = 4। फिर से एक बार, जो बच्चों न्यूक्लियस के पास वाला जो सबसे नजदीकी जो सेल था, न्यूक्लियस के पास जो नजदीकी सेल था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पाथ था, उसको उन्होंने n = 1 नाम दिया। उसके बाद n = 2, n = 3 एंड n = 4। चलिए, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे कि जो n = 1 शेल था उसको उन्होंने k शेल कहा। क्या कहा बच्चों, k शेल कहा। उसके बाद जो n = 2 था उनको उन्होंने क्या कहा, l शेल कहा। उसके बाद m शेल और आफ्टर दैट n शेल। चलिए बच्चों, समझ आ रहा है आपको। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल था उसको उन्होंने क्या किया, n = 1 नाम दिया। उसके बाद वाले को n = 2, उसके बाद वाले को n = 3 एंड आफ्टर दैट n = 4। अगर आपका न्यूक्लियस के पास वाला शेल है, उसके न्यूक्लियस के सबसे पास वाला अगर शेल है तो उसको क्या कहेंगे हम, k शेल। उसके बाद n = 2 यानी कि l शेल, n = 3 यानी कि m शेल, और n = 4 यानी कि n शेल। KLMN। चलिए, दूसरी बात, जैसे कि बात करें n = 1 की, यानी कि कौन से शेल की, k शेल की। अगर हम बच्चों बात करें k शेल की, तो k शेल में बच्चों आप क्या याद रखोगे, तो k शेल में बच्चों मान लो कि मुझे नंबर ऑफ सब शेल फाउंड करने हो। यहां पर देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ सब शेल फाउंड करने हो तो उसके लिए इक्वेशन रहेगा n²।
ठीक है, ये जनरली आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी याद रखना, ये जब आप हायर क्लासेस में यानी कि 11th साइंस में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बावजूद याद रखना है कि नंबर ऑफ सबशेल फाउंड करनी हो तो n स्क्वायर याद रखना है। और मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाउंड करना हो तो उसके लिए हमको कौन सा इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, 2n स्क्वायर। उसके लिए बच्चों क्या याद रखोगे आप, 2n स्क्वायर याद रखोगे। क्या याद रखोगे, 2n स्क्वायर याद रखोगे, ये वाला। चलिए, अब होता क्या है, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि n इज इक्वल टू 1 हो गया, k शेल हो गया, ठीक है। तो वहां पर n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे फाउंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड करने तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। 2n स्क्वायर यानी कि n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन में फिल कर सकता हूँ बच्चों, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, इस चीज को फिर से एक बार समझते हैं बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो n इज इक्वल टू 1 यानी कि k शेल, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है वो k शेल, यानी कि n इज इक्वल टू 1। उसके बाद n इज इक्वल टू 2, उसके बाद n इज इक्वल टू 3, उसके बाद n इज इक्वल टू 4। सबसे पास वाला जो शेल है वो k शेल, उसके बाद वाला l शेल, उसके बाद वाला m शेल, उसके बाद वाला n शेल। अगर मुझे किसी भी शेल में सब शेल की नंबर फाउंड करना है, सब शेल का नंबर फाउंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करना है तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। अभी मुझे ये फाउंड करना है कि कौन से शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाऊंगा, कौन से शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाऊंगा, अभी मुझे ये फाउंड करना है। तो इसको फाउंड करने के लिए मेरे पास जो इक्वेशन था 2n स्क्वायर है, वहां पर मैंने k शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखा, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन रखा। चलिए, उसके बाद मान लो कि n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यानी कि l शेल, n इज इक्वल टू 2 यानी कि क्या हो गया, l शेल। तो l शेल में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर में n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 इंटू 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ मैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। चलिए, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 यानी कि m शेल, m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 2 3 इंटू 3 9 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। चलिए, उसके बाद बच्चों n इज इक्वल टू 4 शेल, KLMNN शेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 4 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो जाए, 16 इंटू 2 એટલે 32 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर बच्चों। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सा है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। अगर आपको किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने हैं तो क्या करो, सिर्फ 2n स्क्वायर कर दो। क्या कर दो बच्चों, 2n स्क्वायर कर दो। 2n स्क्वायर यानी कि जहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा शेल है आपका, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो k शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो l शेल होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा तो m शेल होगा, और n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा, n शेल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आप क्या याद रखोगे बच्चों, जैसे कि मान लो कि n इज इक्वल टू 1 जब मैंने इसमें रखा तो k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, n शेल में n इज इक्वल टू 2 यानी कि l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसने पढ़ी, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम में। बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम ने ये सारी की सारी चीजें हमको बताई। क्लियर बच्चों। बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, ये सारी की सारी चीजें को बारे में उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल रहेगी वो k शेल रहेगी, उसके बाद वाली l शेल, उसके बाद वाली m शेल और उसके बाद क्या आएगी, n शेल। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर जैसे जैसे बच्चों आप यहाँ पर न्यूक्लियस से दूर आ रहे हो, जैसे कि ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है और ये शेल, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है
वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है बच्चों वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे बच्चों आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है, वैसे वैसे आपका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से शेल की रहेगी, एन शेल की, उसके बाद एम शेल की, उसके बाद एल शेल की, उसके बाद के शेल की। क्लियर बच्चों। चलिए उसके बाद बच्चों आपकी बुक में और क्या दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए। आप शेल भी कह सकते हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसके बाद ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो। उसके बाद बच्चों स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हो। यहाँ पर एक और नाम दिया। चलो उसके बाद बच्चों मैंने जो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। चलिए बच्चों उसके बाद बच्चों क्या बोला गया कि बोर्ड्स मॉडल couldn't explain many experimental observation and marked a major step in understanding the atomic structure. क्लियर। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड्स मॉडल में एटम जी ने ये तो कह दिया कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने सब शेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जो सब शेल जो मैंने आपको जो बताया है वो मतलब मैंने पढ़ा हुआ है 11 साइंस का, केमिस्ट्री का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। पर उसके बावजूद यहाँ पर पर्टिकुलर सब शेल कौन सी रहेगी, ठीक है। जैसे कि के शेल तो हो गया आपका कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर उनके अंदर क्या शेल रहेंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर यहाँ पर और कौन कौन सी शेल रहेगी तो इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्लियर बच्चों। उनके ओरिएंटेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चलिए जैसे कि यहाँ पर एक चीज दी गई है, यू मे वंडरिंग हाउ डज बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। इन बोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एज इन रुथरफोर्ड मॉडल, बट why don't they lose energy while doing so? Bohr addresses this by introducing that the concept of stationary states as a postulate. In a stationary state the energy of the electron remains constant. यानी कि क्या कहते हैं, मैंने आपको जो बताया ना ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो जब सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। उनकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन है, सन के अराउंड क्या करती है, हमारी जो अर्थ है वो मोशन करती है। सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, मोशन करती है। किसकी वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कुछ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है, पर वो जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से ये क्या होगा, आपका जो एटम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। यह बच्चों क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है। तो बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम यानी कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस रहेगा, उसके आसपास क्या रहेगी, आपकी ऑर्बिटल्स रहेगी, शेल रहेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स रहेगी। n इज इक्वल टू 1, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल रहेगा वो k शेल रहेगा, उसके बाद वाला l शेल, m शेल एंड n शेल। n इज इक्वल टू 1 k, n इज इक्वल टू 2 यानी l, n इज इक्वल टू 3 यानी m, n इज इक्वल टू 4 यानी n। k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे उसके लिए क्या होगा, 2n² होगा। नंबर ऑफ शेल को फाउंड करने के लिए n²। चलिए बच्चों तो दिस इज ऑल अबाउट योर बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद बच्चों हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बस यही चीजें हैं, उसमें उतना कुछ, सिर्फ उनकी खोज के बारे में हमको बताया गया है। और बोर्ड्स मॉडल एटम के बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया वो 11 साइंस में पढ़े हुए हैं। चलिए तो जेम्स चैडविक जी ने बेरिलियम रेडिएशन एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उन्होंने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। तो जेम्स चैडविक जी ने क्या कहा कि जिस तरह आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के अलावा
पॉजिटिव चार्ज के अलावा ऐसा कोई न्यूट्रल चार्ज होना चाहिए कि जो क्या कर रहा है, सेंटर को एक फोर्स दे रहा है। सेंटर को क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है और मास दे रहा है। सेंटर को क्या दे रहा है, आपका मास दे रहा है। सेंटर का जो वेट है वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। सेंटर का जो फेस है, सेंटर का जो मास है, ठीक है, सेंटर का जो फोर्स का हो या फिर मास का हो या सेंटर का जो एटॉमिक मास है वो किसकी वजह से है, आपके न्यूट्रॉन की वजह से। यानी कि समझो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि आपके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं बच्चों, मोशन करते हैं। क्या करते हैं, मोशन करते हैं। यानी कि अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर में तो आपके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो भी क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। क्या होता है बच्चों, निग्लिजिबल होता है। यानी कि आपका जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, सब पार्टिकल होना चाहिए कि जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, तो प्रोटॉन को फोर्स दे रहा है, मास दे रहा है, प्रोटॉन को मदद कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, प्रोटॉन को मदद कर रहा है। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस है वो क्या है, आपका मास नंबर है। क्या है बच्चों, आपका मास है, वेट है। यानी न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, यानी कि वेट किसकी वजह से है, प्रोटॉन के अलावा और कौन सा पार्टिकल है, आपका न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के अलावा और कौन सा पार्टिकल है आपके पास, न्यूट्रॉन है, जो क्या कर रहा है, सेंटर के अंदर स्थित है, कंसंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस। चलिए, बस यही है मास ऑफ एन एटम में कि आपका जो मास किसकी वजह से, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Whereas a helium has 2 protons, yet the mass of helium atoms is about 4 times। यहाँ पर समझो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों, ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बच्चों, ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम वाइज अलग होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम वाइज अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात करूँ। हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो उसके अंदर एक प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। तो इसकी वजह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा, 1 यूनिफाइड हो जाएगा। और हीलियम की अगर बात करें तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, यानी क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। जैसे कि कोई भी एटम होगा, हाइड्रोजन के अंदर अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, पर उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्लियर। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसके अंदर 1 प्रोटॉन रहेंगे। और हीलियम की बात करें तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन। ये बच्चों, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पूरा का पूरा बोर्ड बनाएंगे, पूरा ठीक है, पूरा का पूरा जब बोर्ड बनाएंगे तब आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये पूरा का पूरा जब चार्ट बनाएंगे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यार उसको अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि किसी भी एटम का जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। क्लियर। चलिए, उसके बाद बच्चों है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात की है, तो मैंने अभी जो बात की वही है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक जी ने फाउंड किया, न्यूट्रॉन को फाउंड किया। तो यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। क्लियर। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, इसका +1 होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इक्वल रहते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एटम वाइज फिक्स रहते हैं पर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर बच्चों। चलिए, उसके बाद बच्चों
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बच्चों सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। उसके पहले एक बात बच्चों हमको बताई गई है 1869 तक टोटल जो एलिमेंट्स थे वो सिर्फ 69 एलिमेंट्स फाउंडेड थी। उसके बाद अभी की बात करें तो 118 एलिमेंट्स टोटल फाउंड हुए हैं, जिसमें से जनरली 94 जितने जो एलिमेंट है वो क्या है नेचुरली अकरिंग है, और उसके बाद जो बाकी की जो एलिमेंट है वो हमने थोड़ा बहुत बनाए हैं। जो 24 एलिमेंट बचे वो क्या है हमने थोड़ा बहुत बनाए हैं, मतलब मैन मेड है। क्या है बच्चों? मैन मेड है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों थी अभी। ठीक है, जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो -1 रहता है, प्रोटॉन का +1 रहता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका 0 रहता है। चलिए, सिंबल में बच्चों क्या है, यहाँ पर डाल्टन जी ने अलग अलग सिंबल दिए। ठीक, डाल्टन जी ने अलग अलग सिंबल दिए हैं। डाल्टन जी ने अलग अलग सिंबल दिए हैं, जैसे कि मान लो, ठीक है, जॉन डाल्टन जी ने अलग अलग सिंबल दिए, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का इस तरह का है, हाइड्रोजन का इस तरह से है, इस तरह का, सिल्वर का इस तरह का है। ठीक है, मर्क्यूरी किस तरह का है, तो इस तरह से मर्क्यूरी है आपका। उसके बाद मान लो कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में इस तरह से है, गोल्ड में इस तरह से है। मान लो कि आयरन की बात करें, क्लियर, आयरन की बात करें तो आयरन में आई इस तरह से है। चलिए, उसके बाद कॉपर में इस तरह से अंदर सी है, कॉपर में अंदर इस तरह से क्या है बच्चों? सी है। उसके बाद लीड की बात करें तो इस तरह से लीड हो जाएगा आपका। उसके बाद सिल्वर आपका आ गया। उसके बाद कार्बन इस तरह से है, यहाँ पर शेड रहेगा, लाइट शेड रहेगा, यानी कि कार्बन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? ऑक्सीजन, यानी कि ओ। मर्क्यूरी आ गया। फॉस्फोरस आपका क्या होगा? इस तरह से होगा, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या दिए गए हैं? अलग अलग सिंबल दिए गए। ठीक है, इस सिंबल को क्या करना है बच्चों? आपको एक बार देख लेना है और 2-4 बार ड्रॉ करके याद कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ये सिंबल किस एलिमेंट का है? तो ये जो है वो किसके लिए है? सिल्वर के लिए, ये आयरन के लिए, ये कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ये कॉपर के लिए, फिर ये किसके लिए? तो ये हाइड्रोजन के लिए, ये मर्क्यूरी के लिए, ये गोल्ड के लिए, ठीक है, और ये लेड के लिए, और ये फॉस्फोरस के लिए। तो इस तरह से कभी कभी आपको एग्जाम में, कभी कभी बच्चों आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो सिंबल है वो कौन से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, कौन से एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों पूछी जाती है आपको, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। क्लियर बच्चों? उसके बाद बच्चों क्या है? तो बर्जेलियस जी ने क्या करा बच्चों? तो एलिमेंट्स को, बर्जेलियस ने एलिमेंट्स को किस तरह से आप लिखोगे, जैसे कि अभी हम एलिमेंट को किस तरह से लिखते हैं तो वो चीज के बारे में बताया। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। बर्जेलियस जी ने क्या बोला? कोई भी एलिमेंट हो तो उस एलिमेंट को या तो सिर्फ आप 1 लेटर से लिखो, कोई भी एलिमेंट हो या तो फिर उसको आप 1 लेटर से लिखोगे या फिर 2 लेटर से लिखोगे। कोई भी एलिमेंट है बच्चों, या तो आप उसको 1 लेटर से लिखोगे या फिर 2 लेटर से लिखोगे। मान लो कि आप 1 लेटर से लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सल्फर, उसके अलावा क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स मैंने लिखे बच्चों, सारे के सारे जो एलिमेंट्स लिखे वो क्या है? 1 लेटर वाले, यानी सिर्फ 1 लेटर से लिखा है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 लेटर से लिख रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा? जो लेटर रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन को लिखो तो नाइट्रोजन को अभी मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा, इस तरह से। अगर ऑक्सीजन को लिखना है तो कैपिटल O, यानी कि O। फ्लोरीन को लिखना है तो F। क्लियर? सल्फर को लिखना है तो S, ऑक्सीजन को लिखना है तो O, हाइड्रोजन को लिखना है तो H, हाइड्रोजन को लिखना है तो क्या हो जाएगा?
H हो जाएगा। क्लियर? बोरॉन को लिखना है तो B, बोरॉन को लिखना है तो क्या हो जाएगा B। यानी कि एलिमेंट को आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो क्या तरह रहेगी बच्चों कि वन लेटर से लिखो, अगर आप एक लेटर से लिख रहे हो एलिमेंट को तो वो जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। मान लो कि आप दो लेटर से लिखते हो, मान लो कि आप दो लेटर से लिखते हो, जैसे कि यहाँ पर है क्लोरीन, क्या लिख रहे हो बच्चों, क्लोरीन, तो उसमें जो सी रहेगा, जो सी रहेगा वो बच्चों कैपिटल रहेगा, जो सी रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, कैपिटल रहेगा, और ये जो एल रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, स्मॉल लेटर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, स्मॉल लेटर रहेगा। क्लियर? सी कैपिटल रहेगा और ये क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, Cl। क्लियर? चलो मान लो कि मुझे ब्रोमीन लिखना है, तो ब्रोमीन में किस तरह से लिखूंगा, इस तरह से Br। मान लो कि मुझे आर्गोन लिखना है तो क्या लिखूंगा, Ar। कोबाल्ट लिखना है तो CO, जहां पर की कैपिटल है, सी कैपिटल है और वो क्या है आपका, स्मॉल लेटर है। वो क्या है बच्चों, आपका स्मॉल लेटर है। क्लियर? इसके बाद मान लो कि मुझे नियोन लिखना है, ठीक है, मान लो कि मुझे क्रेप्टॉन लिखना है, मान लो कि मुझे ज़ेनॉन लिखना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बच्चों कि किसी भी एलिमेंट्स को आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो वन लेटर से सिर्फ उसको डिनोट करो, या फिर दो लेटर से आप उसको डिनोट करो। अगर वन लेटर से डिनोट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, बी फॉर क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, S फॉर सल्फर, N फॉर नाइट्रोजन। अगर आप किसी भी एलिमेंट को दो लेटर से लिख रहे हो तो उसमें फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे कि B फॉर ब्रोमीन में B जो हो जाएगा वो कैपिटल रहेगा और R क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा। नियोन में N क्या रहेगा आपका, कैपिटल रहेगा, और जो E रहेगा वो स्मॉल लेटर रहेगा। K फॉर क्रिप्टॉन का Kr है, यानी K कैपिटल है ना, R क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। क्लियर बच्चों? और दूसरी बात, ये वन लेटर और दो लेटर से ऐसा नहीं कि मयंक सर का मन था और ये लिख दिया, नहीं, ऐसा मत सोचना कि मयंक सर का मन था कार्बन को वन लेटर से लिखे तो वन से लिख दिया, हाइड्रोजन को भी वन से लिख दिया, क्रिप्टॉन को दो लेटर से लिखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड है। IUPAC ने बच्चों ऑलरेडी बताया गया है कि कार्बन को आप C ही लिखोगे, हाइड्रोजन को H ही लिखोगे, क्रिप्टॉन को Kr ही लिखोगे, आर्गन को Ar ही लिखोगे, फ्लोरीन को F ही लिखोगे, नाइट्रोजन को N ही लिखोगे, नियोन को N ही लिखोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को IUPAC ने बताई है। IUPAC यानी क्या बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों मुझे ऑलरेडी IUPAC ने बताई है, मैंने पढ़ी है, और इसी वजह से यहाँ पर एलिमेंट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ऐसा था कि जहाँ पर मैं उनको दो लेटर से लिख रहा था, और एक पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर मैं उनको क्या कर रहा हूँ बच्चों, वन लेटर से लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, वन लेटर से लिख रहा हूँ। यार बच्चों, तो समझ में आ गया आपको बर्ज़िलियस जी ने क्या किया था, ये दिया था कि आप किस तरह से एटम को लिखोगे। चलिए एक बार देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है तो। बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम्स। ये सारे के सारे बच्चों जो हमने जो लिखे हैं उनका जो है डिराइव्ड कहाँ से किया है, लेटिन से किया है। यानी कि जो कॉपर है, यहाँ पर मैंने कॉपर लिखा नहीं है Cu, जो कॉपर है वो कॉपरम से आता है। अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जहाँ पर उनका जो लेटिन या ग्रीक वर्ड्स में जो मेनली जो उनका क्या कहेंगे, उनका जो अर्थ रहता था, उनका जो मीनिंग रहता था, उस मीनिंग में से हमने क्या किया, उनको सिंबल दिया है। क्या दिया है बच्चों, सिंबल दिया है। क्लियर? चलिए, thus came alphabetic chemical symbols nowadays. The International Union of Pure and Applied Chemistry and International Scientific Organization approves the names and symbols of elements. यानी क्या कह रहा है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि कार्बन को C ही लिखे हम, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर भी कार्बन में कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिसर्च होगी, और अमेरिका में भी होगी, चाइना में भी होगी, लंदन में भी होगी, अलग अलग जगह पर कार्बन पर काम होगा। पर मान लो कि यहाँ पर जो रिसर्च हुई, मान लो कि हमको पब्लिश करनी है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हम कार्बन को क्या, मतलब कार्बन को किस तरह से लिखते हैं। हमारा कार्बन ही है और उनका कार्बन भी वही कार्बन है। तो इसी वजह से IUPAC यानी क्या कि कार्बन को यहाँ पर भी हम C लिखेंगे, कार्बन अमेरिका में जाओ वहाँ पर भी कार्बन को हम C से ही डिनोट करेंगे। तो इसी वजह से IUPAC ने क्या करा, तो एलिमेंट को एक पर्टिकुलर सिंबल दिया।
कि कार्बन के सिंबल करने के, कार्बन का अगर सिंबल फिक्स्ड रहेगा तो यहाँ का रिसर्च भी वो लोग पढ़ पाएंगे, और वहाँ पर अगर कोई रिसर्च हुई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, देख पाएंगे। क्लियर। चलिए, मैंने सिंबल फर्स्ट लेटर की जो मैंने बात की वही है। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। अगर आप फर्स्ट लेटर से लिख रहे हो तो फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो ऑलवेज कैपिटल रहेगा, और मान लो कि दो लेटर से लिख रहे हो तो फर्स्ट कैपिटल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आपका, स्मॉल लेटर रहेगा। क्लियर। उसके बाद बच्चों बहुत बढ़िया हमको ये टेबल दिया गया है बुक में आपका, जिसमें मैंने क्या बोला कि कॉपर को किससे, क्यूप्रम, कॉपर जो है वो क्यूप्रम से वर्ड्स बना है, और जो क्यूप्रम होता है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड्स रहता है, उस तरह से। उसके बाद एक पोटेशियम यानी कि कैलियम, सोडियम यानी कि नाट्रियम, क्लियर, सिल्वर यानी कि आर्जेंटम। तो इस तरह से अलग अलग उनके मीनिंग थे ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक में, और उस लैंग्वेज की मदद से हमने क्या किया, उसको स्पेशली नाम दिया है। क्या दिया है बच्चों, नाम दिया है। क्लियर। चलिए, symbol of some elements come from their Latin, Greek और German names rather than English। यानी कि जनरली इंग्लिश नाम की जगह पर उन्होंने क्या किया है, ग्रीक, लैटिन एंड जर्मन लैंग्वेज में से उनका पर्टिकुलर नाम लिया गया है। उनका कुछ मीनिंग होता था, उनका कुछ मीनिंग होता था, और मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है बच्चों, इनको नाम दिया है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एल्यूमिनियम, आर्गन, क्रिप्टोन, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए। ये पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न करना है, क्योंकि इस टेबल में से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आपके इससे पहले हमने जो सिंबल लिए थे, ठीक है, डाल्टन जी ने जो सिंबल दिए थे उसमें भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यानी कि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें से क्वेश्चन बच्चों आने ही आने हैं। क्लियर बच्चों। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हमने आज पढ़ी, कि सबसे पहले तो आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि जहाँ पर न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रहता है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, और जब मोशन करते हैं तो उनकी जो एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और वो कैसे लिखेंगे, तो IUPAC ने जो हमको बताया उसी को हमको फॉलो करना है। जैसे कि कार्बन है तो उसको हम C ही लिखेंगे, कार्बन यानी कि CA करके, C कैपिटल A स्मॉल, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये जो कार्बन है बच्चों, ये जो कार्बन है उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। सर ये भी सही तो है, ये तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो बताया गया है कि किस एलिमेंट को आप फर्स्ट लेटर से लिखना है, किसको 2 लेटर से लिखना है, आपको उसी को ही फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो इट। क्लियर। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पर ही रखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।